नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जो नेशनल लेवल पर इम्पॉर्टेंट है और जिसमें हाल ही में एक बहुत बड़ा कानूनी बदलाव भी आया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वक्फ के बारे में। देखिए, ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये एक पूरा का पूरा सिस्टम है जिसका इम्पैक्ट, आप मानेंगे नहीं, इंडिया के लैंड मैप पर बहुत गहरा है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं एक शॉकिंग फैक्ट के साथ। क्या आप जानते हैं कि इंडिया में आर्म्ड फोर्सेज और रेलवेज के बाद आखिर तीसरा सबसे बड़ा लैंड ओनर है कौन? सोचा है कभी? ये है वक्फ बोर्ड। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। हम यहाँ किसी छोटी मोटी प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा विशाल लैंड एम्पायर है। अब एक नेचुरल सा सवाल मन में आता है ना, कि अगर ये इतना इतना मैसिव स्केल पर है, तो फिर ये सिस्टम हमेशा इतनी कंट्रोवर्सीज में, इतने डिबेट्स में क्यों घिरा रहता है? आखिर इसके पीछे की असली वजह क्या है? चलिए, आज इस एक्सप्लेनर में इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम समझेंगे कि वक्फ का मतलब क्या है, फिर देखेंगे कि इस सिस्टम में आखिर क्राइसिस आया क्यों। उसके बाद हम आएंगे 2024 के नए लेजिस्लेटिव ओवरहॉल पर, आसान भाषा में समझेंगे कि पुराने और नए कानून में क्या फर्क है, और लास्ट में हम कुछ बड़े सवालों पर भी बात करेंगे। ओके, तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को ही समझ लेते हैं कि आखिर ये वक्फ है क्या। देखिए, सिंपल लैंग्वेज में समझें तो वक्फ एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि जब कोई भी मुस्लिम पर्सन अपनी कोई प्रॉपर्टी, चाहे वो ज़मीन हो या मकान, किसी भी रिलीजियस या चैरिटेबल काम के लिए अल्लाह के नाम पर डेडिकेट कर देता है, परमानेंट डेडिकेशन, और डेडिकेशन के बाद वो प्रॉपर्टी उस इंसान की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं रहती। पर यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो है वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। मतलब एक बार कोई प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर हो गई तो बस हो गई, फिर वो हमेशा के लिए वक्फ ही रहेगी, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, नो टेक बैक्स। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? सबसे पहले एक पर्सन, जिनको वाकिफ कहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी डोनेट करते हैं। जैसे ही डोनेशन होता है, वो प्रॉपर्टी सीधे स्टेट वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में चली जाती है। फिर बोर्ड उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए एक मैनेजर अपॉइंट करता है, जिसे कहते हैं मुतवल्ली। अब इस मुतवल्ली का काम क्या है? उनका काम है उस प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट करना, जैसे रेंट से या उस पर फार्मिंग करके। फिर जो भी इनकम आती है उसे मुस्लिम कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए यूज किया जाता है, जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, और हाँ, इस टोटल इनकम का 7% स्टेट वक्फ बोर्ड के पास जाता है, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए। तो ये सिस्टम तो देखिए सालों से ऐसे ही चल रहा था, लेकिन इसकी असली पिक्चर, इसके अंदर की प्रॉब्लम्स, वो सब सामने कब आई? ये हुआ 2006 में, जब आई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट। सच में ये रिपोर्ट इस पूरे सिस्टम के लिए एक मिरर जैसी थी, एक टर्निंग पॉइंट जिसने सबकी आंखें खोल दी। सरकार कमेटी ने जो पहला नंबर सामने रखा ना, वही शॉकिंग था। रिपोर्ट ने बताया कि पूरे देश में वक्फ प्रॉपर्टीज के अंदर टोटल लैंड एरिया कितना है? करीब 6 लाख एकर्स। जस्ट टू गिव यू पर्सपेक्टिव, ये एरिया मुंबई सिटी से भी बड़ा है। कैन यू इमेजिन इतनी जमीन? और अब आते हैं इसकी वैल्यू पर। इन 6 लाख एकर्स की एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू कितनी थी? गेट दिस, 1.2 लाख करोड़ रुपीस। ये इतना पैसा है कि इससे देश में कितनी ही यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं। ये इसकी रियल इकोनॉमिक पावर को दिखाता है। लेकिन यहाँ स्टोरी में एक ट्विस्ट है, और काफी सैड ट्विस्ट। इतनी वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज जिनकी मार्केट वैल्यू 1.2 लाख करोड़ रुपीस थी, उनसे एनुअल इनकम कितनी हो रही थी? सिर्फ ओनली 163 करोड़ रुपीस। मतलब ये तो एक जोक जैसा लगता है ना? इस एक नंबर ने सिस्टम के अंदर के मिसमैनेजमेंट और इनएफिशिएंसी की पूरी पोल खोल के रख दी। अब जरा इस ग्राफ को देखिए, ये उस गैप को बिल्कुल साफ दिखाता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एक तरफ आप देखिए 1.2 लाख करोड़ रुपए की मैसिव मार्केट वैल्यू, और दूसरी तरफ छोटा सा 163 करोड़ का एनुअल इनकम। जबकि सचार कमेटी ने ये कैलकुलेट किया था कि अगर इन प्रॉपर्टीज से आराम से 10% का रिटर्न भी निकाला जाए तो एनुअल इनकम 12,000 करोड़ रुपए तक हो सकती है। जस्ट थिंक अबाउट इट, 163 करोड़ वर्सेस 12,000 करोड़, ये जमीन आसमान का फर्क है। तो रिपोर्ट का कंक्लूजन बिल्कुल क्लियर था, वक्फ प्रॉपर्टीज का ठीक से यूज नहीं हो रहा था, मैनेजमेंट बहुत खराब था, और इन पर बड़े स्केल पर इंक्रोचमेंट यानी अवैध कब्जे हो रहे थे। कमेटी ने साफ साफ कहा कि भाई ये सिर्फ जमीन नहीं है, इन प्रॉपर्टीज में मुस्लिम कम्युनिटी के डेवलपमेंट का ह्यूज पोटेंशियल छिपा हुआ है, जिसे अनलॉक करना बहुत जरूरी है। साचर कमेटी की रिपोर्ट के बाद सालों तक डिबेट्स चली, और आखिरकार इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए 2024 में एक नया अमेंडमेंट बिल लाया गया। कहा जा रहा है कि ये बिल इन सारी पुरानी प्रॉब्लम्स को ठीक करने की एक कोशिश है, अ न्यू चैप्टर फॉर वक्फ। पर हाँ, ये चेंज ओवरनाइट नहीं हुआ है, इसकी एक पूरी जर्नी है। 2006 में रिपोर्ट आई, उसके बाद 2013 में कुछ मेजर अमेंडमेंट्स हुए, फिर अगस्त 2024 में ये नया बिल लोकसभा में आया, इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी स्टडी किया, और फाइनली 2025 में ये बिल पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास हो गया। तो चलिए अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। आखिर इस नए बिल में चेंजेस क्या हैं? हम एक एक करके इनको देखेंगे और कंपेयर करेंगे ओल्ड वर्सेस न्यू, ताकि हम समझ सकें कि ग्राउंड लेवल पर एक्चुअली बदला क्या है। सबसे पहला और शायद सबसे कंट्रोवर्शियल चेंज है वक्फ बाय यूजर को लेकर।
पहले क्या होता था, पुराने लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई प्रॉपर्टी बहुत टाइम से किसी रिलीजियस पर्पस के लिए यूज हो रही है तो उसे वक्फ प्रॉपर्टी माना जा सकता था, बिना किसी रिटन प्रूफ के भी। सोच सकते हैं इसका मिसयूज हो सकता था। अब नए अमेंडमेंट ने इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीटली हटा दिया है। अब से किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर करने के लिए एक ऑफिशियल रिटन डिक्लेरेशन कंपलसरी है। नो मोर अजम्पशंस। नेक्स्ट बड़ा चेंज है गवर्नमेंट लैंड को लेकर। पहले वक्फ बोर्ड्स गवर्नमेंट लैंड पर भी अपना क्लेम कर सकते थे। इसकी वजह से कई बार इंपॉर्टेंट पब्लिक प्रोजेक्ट्स जैसे रोड्स या हॉस्पिटल्स सालों तक रुके रहते थे। नया रूल बिल्कुल क्लियर है, बिना प्रॉपर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के गवर्नमेंट लैंड को वक्फ लैंड क्लेम नहीं किया जा सकता। और ये वेरीफाई करने की पावर कि जमीन किसकी है अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास है। ओके, ये वाला चेंज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। एक लॉ होता है लिमिटेशन एक्ट, जो कहता है कि आप प्रॉपर्टी डिस्प्यूट पर केस करने के लिए एक टाइम लिमिट के अंदर ही जा सकते हैं। पर पता है क्या, वक्फ बोर्ड इस लॉ से एग्जेम्प्ट था। मतलब वो 50 साल बाद, 100 साल बाद भी अचानक किसी प्रॉपर्टी पर क्लेम कर सकते थे। और दूसरी तरफ एक कॉमन सिटीजन को वक्फ क्लेम को चैलेंज करने के लिए सिर्फ 1 साल मिलता था। ये तो फेयर नहीं था, राइट? नए कानून ने इस एग्जेम्पशन को ही हटा दिया है। अब लिमिटेशन एक्ट सब पर, वक्फ बोर्ड हो या कॉमन सिटीजन, सब पर इक्वली अप्लाई होगा। सबको 12 साल का टाइम मिलेगा, बिल्कुल दूसरे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स की तरह। एक लेवल प्लेइंग फील्ड। जुडिशियल प्रोसेस को भी और ट्रांसपेरेंट बनाया गया है। पहले क्या था कि वक्फ ट्राइब्यूनल के डिसीजंस ऑलमोस्ट फाइनल होते थे, अपील के ऑप्शंस बहुत लिमिटेड थे। अब अगर आप ट्राइब्यूनल के ऑर्डर से अग्री नहीं करते तो आपके पास 90 दिन है हाईकोर्ट में अपील करने के लिए। एक और चीज, प्रॉपर्टी सर्वे। पहले ये सर्वे कमिश्नर करते थे, अब ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की सुपरविजन में होगा। इससे प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। और हाँ, एक बहुत ही प्रोग्रेसिव चेंज भी है विमेंस राइट्स को लेकर। एक स्पेशल टाइप का वक्फ होता है जिसे फैमिली वक्फ या वक्फ अल अल औलाद कहते हैं। इसमें पहले अक्सर डॉटर्स को, स्पेशली मैरिड डॉटर्स को इनहेरिटेंस से एक्सक्लूड कर दिया जाता था। नए अमेंडमेंट ने इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर दिया है। अब बेटियों का भी प्रॉपर्टी में इक्वल राइट होगा। ये जेंडर इक्वालिटी के लिए एक रियली इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो देखिए, ये जो चेंजेस हैं ये सिर्फ लीगल डिटेल्स नहीं है, ये अपने आप में प्रॉपर्टी, रिलीजन और गवर्नेंस, इनके बीच जो रिलेशनशिप है उस पर कुछ बहुत फंडामेंटल, कुछ बड़े सवाल उठाते हैं। चलिए इनके बिगर पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। जरा इस टेबल पर एक नजर डालिए। ये इंडिया में अलग अलग रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को कैसे मैनेज किया जाता है उसका एक क्विक कंपैरिजन है। जैसे वक्फ प्रॉपर्टीज को स्टेट वक्फ बोर्ड्स मैनेज करते हैं, वहीं ज्यादातर हिंदू टेम्पल्स स्टेट गवर्नमेंट्स के डायरेक्ट कंट्रोल में आते हैं। डिस्प्यूट्स के लिए वक्फ के पास अपना अलग ट्राइब्यूनल था, जबकि बाकी केसेस सिविल कोर्ट्स में जाते हैं। लिमिटेशन एक्ट से एग्जेम्पशन, वो भी सिर्फ वक्फ बोर्ड के पास था। तो ये जो अलग अलग सिस्टम्स हैं ये एक सवाल जरूर उठाते हैं कि क्या रिलीजियस प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए। तो आखिर में हम आपको इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। सवाल ये है कि क्या ये नए लॉज रिलीजियस हेरिटेज को प्रिजर्व करने और मॉडर्न ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस की जरूरतों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बना पाएंगे। वेल, ये एक चैलेंज है जिसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें।